क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 12 ज्योग्राफी एनसीईआरटी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं उनका पूरा विवरण दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन वस्तुओं का होता है, कैसे होता है, डिटेल में बताया गया है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की क्लास लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये ज्योग्राफी क्लास 12 एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसमें हमें भारत के बंदरगाहों के बारे में पढ़ना है। भारत में कितने बंदरगाह हैं और उनके क्या उपयोग है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत में कैसे होता है, किस किस देशों से होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अंत तक देखिएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है कि आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न पहलुओं के बारे में पहले ही मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक में पढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी देशों के लिए जो है परस्पर लाभदायक है, क्योंकि कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। तो जब कोई देश आत्मनिर्भर नहीं रहेगा तो दूसरे देशों से हमें व्यापार करना पड़ता है और कई चीज़ों का, हमें वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। हाल ही के वर्षों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने जो है मात्रा, संगठन के साथ साथ व्यापार की दिशा के संबंध में आमूल परिवर्तनों का अनुभव किया है। यद्यपि विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कुल मात्रा का केवल 1% है। मतलब कि भारत का इतना व्यापार होता है, अगर पूरे विश्व की भागीदारी देखी जाए उसमें मात्र 1% है। ठीक है, तथापि विश्व की अर्थव्यवस्था में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते स्वरूप की पड़ताल करें। हमारे देश में जो विदेशी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार हो रहा है, तो अचानक वो जो है कैसे बदलता चला गया। तो लिखा है, वर्ष 1950-51 में भारत का विदेशी जो व्यापार था, वो मूल, जिसका जो विदेशी व्यापार का मूल्य था वो जो 1214 करोड़ रुपए था, जो कि वर्ष 2016-17 में बढ़ करके ये 44,29,762 करोड़ रुपए हो गया। मतलब इतना ज़्यादा परिवर्तन हमें जो है 70 सालों में देखने को मिला। क्या आप 1950-51 के मुकाबले 2016-17 के प्रतिशत वृद्धि का परिकलन कर सकते हैं? तो ये भी कर सकते हैं हम, कितना परसेंट ज़्यादा व्यापार हमारे यहाँ बढ़ा। विदेशी व्यापार में इस तीव्र वृद्धि के अनेक कारण हैं। हमारे देश में जो विदेशी व्यापार बढ़ गया है तीव्र गति से, इसके क्या कारण है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या कारण है? जैसे विनिर्माण के क्षेत्र में संवेगी गतिशील उड़ान। हमारे यहाँ विनिर्माण उद्योगों के क्षेत्र में तीव्र गति से वृद्धि हुई। सरकार की उदार नीतियाँ, ये भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे यहाँ। जब उदारीकरण लाया गया था 1991 में तब, और बाजारों की विविधतापूर्णता, हमारे यहाँ जो बाजार हैं वो विविधपूर्ण है। इसी वजह से हमारे विदेशी व्यापार में तीव्र जो है वृद्धि देखने को मिली है। आगे लिखा है, समय के साथ भारत की विदेशी व्यापार के प्रकृति में बदलाव आया है। यद्यपि यहाँ पर आयात और निर्यात दोनों की मात्रा में वृद्धि दिखाई गई है। तो जो यहाँ पर एक तालिका दी गई है, इसमें यह दिखाया गया है कि भारत में व्यापार जो है कैसे जो है आयात निर्यात जो बढ़ रहा है, घट रहा है, उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। अलग अलग सालों में निर्यात और आयात दोनों को दिखाया गया है। ठीक है, ये आर्थिक सर्वेक्षण, ये सब चीज़ें कहाँ आती हैं? तो आर्थिक सर्वेक्षण में आपको ये भी याद रखना है इसी बहाने कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो आयात निर्यात होता है ये कौन जारी करता है या कहाँ जारी होता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण में जारी होता है, जो प्रत्येक वर्ष जो है बजट के साथ जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये आंकड़ा वहीं से लिया गया है। ठीक है, आप यदि भी देख सकते हैं भारत के विदेशी व्यापार का ये भी आंकड़ा वहीं सबसे लिया गया है। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका जो है भारत जो है निर्यात प्रतिशत में लगातार वृद्धि हुई है, कितना योगदान है। जैसे कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है 2016-17 में 12.3% का। अयस्क और खनिज में कितना है 1.9 का है। विनिर्मित वस्तुएं का कितना है 73.6, सबसे अधिक विनिर्मित वस्तुओं का जो है भारत के निर्यात में योगदान है। पेट्रोलियम और जो है कच्चा जो तेल होता है वो जो है 11.7 का। तो हमारे यहाँ पेट्रोलियम को जो है रिफाइनरी करके दोबारा भेजा जाता है दूसरे देशों में, तो वो जो है 11.7 का है, और अन्य वस्तुएं 0.5 का है। कि विदेशी व्यापार में अलग अलग वस्तुओं का है। और ये भी रिपोर्ट कौन दिया है? तो आर्थिक सर्वेक्षण में ये रिपोर्ट आया है, आर्थिक सर्वे में। ठीक है, यहाँ आगे लिखा है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में
वस्तुओं के संगठनों में समय के साथ बदलाव आए हैं। इसमें कृषि और समवर्गी मतलब हो गया कृषि से जुड़े हुए, जैसे आपका मछली पालन, जैसे आपका बागवानी, इन सबको भी मिला करके उत्पादों का हिस्सा घट गया है। याद रखना, जैसे जैसे जो है अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तो कृषि क्षेत्रों का जो है योगदान क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। जबकि पेट्रोलियम, अपरिष्कृत उत्पादों और अन्य वस्तुओं में वृद्धि हुई, ऐसा आपने अभी चार्ट में देखा है। अयस्क खनिजों, जो कच्चा खनिज होते हैं, खनिजों तथा निर्मित सामानों का हिस्सा 2009-10 से 2010-11 और 15-16 से 16-17 के तक व्यापक तौर पर बदलाव जो है स्थिरता से रहा है और ये लगातार अब बढ़ने लगा है। आगे लिखा है परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में गिरावट का कारण, जो मुख्य कारण है, करीब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है। तो हमारे यहाँ कई परंपरागत वस्तुएं थी, आजकल उनका मार्केट क्यों गिर गया? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी प्रतिस्पर्धा हो रही है और वहां पर वस्तुएं सस्ती हैं। जैसे कृषि उत्पादों के अंतर्गत कॉफी, काजू, दाल आदि जैसे परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि इनके दाम जो है अन्य देशों में कम है और वहां उपलब्ध है, इसलिए हमारे यहाँ से अब इन वस्तुओं की मांग क्या हो जा रही, घट जा रही है। हालांकि पुष्प कृषि उत्पादों, ताजे फलों, समुद्री उत्पादों और चीनी आदि के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। तो कुछ चीज़ों में वृद्धि दर्ज हो रही है और कुछ चीज़ों में गिरावट आई हुई है। 2016-17 के दौरान जो विनिर्मित क्षेत्र भारत के कुल निर्यात मूल्य में अकेले 73.6% की भागीदारी अंकित की गई है। चीन तथा अन्य पूर्व एशियाई देश हमारे प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं। तो इस समय याद रखना, हमारे जो मुख्य व्यापारी प्रतिस्पर्धी में कौन है? तो चीन है और पूर्वी एशियाई के देश हैं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया। इनकी वजह से जो है हमारे जो है वस्तुओं के जो है मांग कम हो जा रही है, क्योंकि यहाँ भी इनका उत्पादन होने लगा है। आगे लिखा है भारत की विदेश व्यापार में मणि रत्न और आभूषणों की एक हिस्सेदारी, मतलब व्यापक हिस्सेदारी है। तो हमारे यहाँ विदेशी व्यापार में जो मणि रत्न होते हैं, पत्थर होते हैं कीमती, और आभूषणों का निर्यात विदेशी व्यापार में और आयात बहुत ज़्यादा होता है। आगे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत के आयात, ठीक है, संगठन के बदलते स्वरूप। अभी तक हमने किसके बारे में बात किया था? तो अभी तक हमने निर्यात के बारे में बात किया था। अब हम बात करेंगे आयात के बारे में। तो भारत का जो आयात संगठन है उसमें बदलता स्वरूप कैसे है? तो हमारे यहाँ किन चीज़ों का आयात ज़्यादा होता है और पहले किन चीज़ों का आयात ज़्यादा होता था? तो लिखा है भारत ने 1950 से 60 के दशक में खाद्यान्नों की गंभीर कमी का अनुभव किया था, तभी हमारे यहाँ हरित क्रांति लाई गई थी। उस समय आयात की मुख्य वस्तुएं खाद्यान्न, पूंजीगत माल, मशीनरी और जो है उपस्कर होते थे, मतलब कि कुछ चीज़ें दवाएं वाई सब होती थी। अब यहाँ ध्यान देना है कि जिस समय 50 और 60 के जो दशक का समय था, खाद्यान्नों को हम लोग आयात करते थे, ठीक है, जो है याद रखना, और पूंजीगत माल और मशीन आयात करते थे। उस समय भुगतान संतुलन बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि आयात प्रतिस्थापन के सभी प्रयासों के बावजूद आयात निर्यातों से अधिक थे। तो याद रखना, जब आयात ज़्यादा हो और निर्यात कम होता है तो उसे हम कहते हैं जो है व्यापार संतुलन का विपरीत प्रभाव, व्यापार संतुलन उल्टा हो जाता है, ठीक है। और जब निर्यात ज़्यादा हो, आयात कम होता है तो उसे व्यापार संतुलन कहते हैं, ठीक है। तो हम आयात ज़्यादा करते थे और निर्यात कम करते थे। 1970 के दशक के बाद हरित क्रांति में सफलता मिलने पर खाद्यान्नों का आयात रोक दिया गया। जो हमारे यहाँ हरित क्रांति 70 के दशक में लाई गई, तो हरित क्रांति से हम आत्मनिर्भर हो गए अनाज में, और तब जो है हमने खाद्यान्न के आयात को क्या किया, कम कर दिया। अब ये सब चीज़ें अगर हम समझेंगे नहीं तो हम मेंस के क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ करके इन सब चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। लिखा है लेकिन 1973 में आए ऊर्जा संकट ने पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में उछाल लाया, फलतः आयात बजट भी बढ़ गया। तो हमारे यहाँ जब ऊर्जा संकट आया तो पेट्रोलियम का आयात हमने तेजी से बढ़ाया, और जब पेट्रोलियम का आयात बढ़ा तो आयात बजट और ज़्यादा हो गया। खाद्यान्नों के आयात की जगह उर्वरकों और पेट्रोलियम ने ले लिया। तो पहले जहां हम खाद्यान्न का आयात करते थे, अब हम उर्वरक और पेट्रोलियम का आयात करने लगे। मशीन और उपस्कर, विशेष स्टील, खाद्य तेल और रसायन मुख्य रूप से आयात व्यापार की रचना करते थे। तो इन सब का जो है आयात बढ़ गया, ठीक है। आगे तालिका में यहाँ पर दिया भी गया है, आप इसको देख करके यहाँ समझ सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो है जो चीज़ें वस्तुएं जो थी, जैसे आप यहाँ देखो उपयोगी वस्तुओं का निर्यात हुआ था, तो किन किन वस्तुओं का निर्यात हुआ था, तो इसी चीज़ को यहाँ पर अलग अलग करके मूल्य में भी यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी दिखाया गया कि किन वस्तुओं का जो है
निर्यात होता था, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है जो है पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादों के आयात में तीव्र वृद्धि हुई। तो याद रखना तेजी से वृद्धि हुई क्योंकि ऊर्जा संकट आ गया। इसे न केवल ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता था बल्कि इसका उपयोग उद्योगों में एक कच्चे माल के रूप में भी होता था। पेट्रोलियम का उपयोग कई क्षेत्रों में होता था। इससे बढ़ते औद्योगिकरण और बेहतर जीवन स्तर का संकेत मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इसकी कदाचित मूल्य वृद्धि भी एक अन्य कारण रही है। तो पेट्रोलियम के दाम लगातार क्या हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ते चले गए। निर्यातिभिमुख उद्योगों और घरेलू क्षेत्र की बढ़ती हुई मांग के कारण पूंजीगत वस्तुओं के आयात में एक स्थिर वृद्धि होती रही और गैर जो है विद्युतीय मशीनरी, परिवहन उपस्कर, धातुओं के विनिर्मितताएं और मशीनरी, औजार आदि का क्या हुआ, हमारे यहाँ आयात तेजी से होने लगा। ठीक है, पूंजीगत जो है वस्तुओं की मदद शामिल थी, तो हम जो है बड़ी बड़ी मशीनों का भी आयात करने लगे। खाद्य तेलों के आयात में आई गिरावट के साथ खाद्य और समवर्गीय उत्पादों के आयात में कमी आ गई। हमारे यहाँ भारत के आयात में अन्य वस्तुओं में मोती और उपरत्न, स्वर्ण, चांदी और धातुमय अयस्क और धातु चीजन, मतलब जो हमारे यहाँ वो होते हैं ना, कबाड़ आते हैं, कबाड़ भी हम लोग आयात करते हैं। ठीक है, तो ये कल पुर्जे क्या कहते हैं, परिवहन के लौह धातुएं, अब मतलब आलोह धातुएं और इलेक्ट्रिक वस्तुएं आदि आते हैं। हमारे यहाँ अब इन सब चीज़ों का आयात तेजी से बढ़ने लगा। वर्ष 2016-17 के भारत के कुल मुख्य वस्तुओं के आयात का विवरण आगे दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। लिखा है कि भारत एक कृषि की दृष्टि से समृद्ध देश होते हुए भी खाद्य तेलों और दालों का आयात क्यों करता है? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, खाद्य तेल और दाल का आयात इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का स्रोत होते हैं दालें, और हमारे यहाँ क्या है, तो हमारे यहाँ जो है शाकाहारी लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए प्रोटीन की उपलब्धता किससे होती है, दाल से। तो दाल का आयात इसीलिए हमारे यहाँ ज़्यादा होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दूसरा, हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है और हर चीज़ तेल में बनता है, इसलिए खाद्य तेल की हमारे यहाँ उतनी पैदावार होती नहीं है, तो हमें आयात करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बातें याद रखना। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है तो इसको हमें याद रखना है। तो लिखा है 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं को तथा 5 सबसे कम महत्वपूर्ण वस्तुओं को चुनकर उन्हें दंड आरेख बनाइए। मतलब ये होमवर्क दिया गया कि किन चीज़ों का हम आयात करते हैं, किन चीज़ों का हम निर्यात करते हैं। क्या आप आयात सूची में कुछ ऐसे मदों को पहचान सकते हैं जिनके विकल्प भारत में विकसित किए जा सकते हैं? मतलब ऐसे कौन से विकल्प है जिन्हें भारत में हम विकसित कर सकते हैं, उनका हम आयात ना कर सके? ठीक है, तो बहुत चीज़ें हैं, जैसे मशीनरी हो गया, ये सब चीज़ें हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं भारत के आयात संगठन, तो सबसे ज़्यादा भारत किस चीज़ का आयात करता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा है ईंधन, कोयला का जो है आप देख सकते हैं 26.7% है। ठीक है, खाद्य और संबंधित वस्तुओं का 5.6% आयात करता है। उर्वरक का भारत कितना करता है, 1.3%। पेपर और जो है बोर्ड या ये सब न्यूज प्रिंट पेपर होते हैं 0.9%। पूंजीगत वस्तुएं का 13.6% और अन्य का 37 हो गया। तो ये भी आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है। तो किन चीज़ों का आयात और किन चीज़ों का हम निर्यात करते हैं यहाँ पर बताया गया है। और ये चीज़ों अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और यहाँ पे सभी वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं करोड़ों में, किन किन वस्तुओं को कितने करोड़ों रुपए में आयात हुआ है 16-17 में। ठीक है, भारत के व्यापारिक संबंध विश्व के अधिकांश देशों और प्रमुख व्यापारी गुटों के साथ है। वर्ष 2016-17 के दौरान क्षेत्रानुसार और उनके कुछ जो है उप क्षेत्र दिए गए हैं जहां से भारत के प्रमुख आयात होते हैं। तो यूरोप से, ठीक है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका और एशिया और आसियान से जो है कितना आयात होता है इसको दिया गया है। ठीक है, तो इसमें याद रखना आसियान में टोटल वर्तमान में 11 देश हो गए हैं। पहले 10 देश थे, अब इसमें पूर्वी तिमोर जोड़ दिया गया है, तो 11 देश हो गए आसियान से, इनसे व्यापार होता है। तो 11 देश कौन कौन से हैं याद रखना, इसमें म्यांमार है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रुनई है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, इसके बाद आपका थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है और पूर्वी तिमोर है। ये सब देशों का मिलकर जो व्यापार होता है वो जो है आसियान देश कहलाते हैं। लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं, तो याद रखना लैटिन अमेरिका में 3 क्षेत्र के देश आते हैं, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह, उनको हम लैटिन अमेरिका कहते हैं। ठीक है, तो इन छोटे छोटे शब्दों को भी जानना बहुत जरूरी है। लिखा है, आगे लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सब बताई गई हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, इससे हमारा बेसिक मजबूत हो जाता है। लिखा है
भारत का उद्देश्य आगामी 5 वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को दुगना करने का है। जो है इसने इस दिशा में पहले ही आयात उदारीकरण, आयात करों में कमी, डी लाइसेंसिंग जो है तथा प्रक्रिया के उत्पाद के जो है पेटेंट में बदलाव आदि अनुकूल उपाय अपनाने शुरू कर दिए हैं। तो भारत जो है लगातार अपने व्यापार में इतना बदलाव ला रहा है कि जिससे भारत का व्यापार अब तेजी से बढ़ने की संभावना की जा रही है। आगे लिखा है, भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री और वायु जो है मार्गों द्वारा संचालित होता है। हालांकि विदेशी व्यापार का छोटा सा भाग सड़क मार्ग द्वारा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी राज्यों में सड़क मार्ग द्वारा किया जाता है। ठीक है। समुद्री पत्तन, इसको कहते हैं समुद्री बंदरगाह। पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किससे होता है? बंदरगाहों से होता है। भारत में टोटल 13 बंदरगाह हैं। सबके बारे में अलग अलग विवरण देंगे क्योंकि 13 बंदरगाहों के बारे में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या विशेषता है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। आप इस मैप पे देख सकते हैं कि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और प्रकृति ने इसे एक लंबी तटरेखा प्रदान की है। तो भारत में लंबी तटरेखा है और 3 तरफ से हम घिरे हुए हैं समुद्र से, तो हमारे यहाँ बंदरगाह बनाना क्या है? आसान है। जल सस्ते परिवहन के लिए एक जो है सपाट तल प्रदान करता है और समुद्री यात्राओं की भारत में एक लंबी परंपरा रही है। यहाँ तक कि कई स्थानों के साथ उपनाम पतन जुड़ा हुआ है। भारत में समुद्री पतनों का एक रोचक तथ्य यह है कि इसके पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर अधिक पतन है। तो भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर लेकिन वर्तमान में आज बराबर है। तो भारत का जो पूर्वी तट है और पश्चिमी तट है, तो पूर्वी तट पर भी 6 बंदरगाह हैं और पश्चिमी तट पर भी 6 बंदरगाह हैं। तो 12 तो मुख्य भूमि पर हैं और एक आपका पोर्ट ब्लेयर में है। तो टोटल भारत में 13 बंदरगाह हैं और 13 बंदरगाहों की अलग अलग विशेषता क्या है, ये सब एग्जाम में पूछते हैं। तो इसको बारे में हम यहाँ पर आपको हम एक एक करके यहाँ बता देंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, भारत के जो आप ये मैप देख सकते हैं, भारत में टोटल 13 बंदरगाह हैं। ठीक है। पहला है आपका कांडला बंदरगाह, ये गुजरात में है। ठीक है। दूसरा है आपका मुंबई बंदरगाह, ये था यहाँ से कराची के लिए, देखो अदन के लिए, और जो है माहे के लिए और केपटाउन, इन सब देशों के लिए मतलब व्यापार होता है। मर्मगोवा बंदरगाह है, लेकिन याद रखना मुंबई में एक जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है, ये भी याद रखना। अलग से हम बंदरगाहों की लिस्ट अभी और पूरा हम दे देंगे क्योंकि जब एनसीईआरटी बनी थी तो हो सकता है उसमें वो ऐड ना किए हों। मर्मगोवा बंदरगाह है, मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में है, कोच्चि बंदरगाह केरल में है, तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह है, यहाँ पर एक एल्लोर बंदरगाह भी है, एक चेन्नई बंदरगाह है। तो सबसे अधिक 3 बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अभी सबकी विशेषताओं को देखेंगे हम। पारादीप बंदरगाह है, ये आपका उड़ीसा में है। और हल्दिया कोलकाता बंदरगाह एक ही है, दोनों के प्लेटफॉर्म अलग अलग है। बस इतना याद रखना कि वो कोलकाता बंदरगाह के बोझ को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह बनाया गया है। तो याद रखना टोटल ये 13 बंदरगाह टोटल है। एक बंदरगाह आपका पोर्ट ब्लेयर है। तो टोटल 13 बंदरगाह भारत में मौजूद हैं। ठीक है। तो यहीं से भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं। ठीक है। यहाँ लिखा है, यद्यपि भारत में पतनों का उपयोग प्राचीन काल से हो रहा है। मतलब जो हमारे यहाँ बंदरगाह हैं वो प्राचीन काल से ही बंदरगाहों का उपयोग हो रहा था। आपने सुना होगा कि आपने पढ़ा भी होगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो है लोथल प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है। तो उसे हम गोदीवाड़ा कहते थे उस समय। ठीक है। तो गोदीवाड़ा का मतलब भी होता है बंदरगाह होता है। ठीक है। लिखा है आगे, तथापि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में पतनों का उभरता यूरोपीय व्यापारी का आगमन और अंग्रेजों द्वारा जो है भारत के उपनिवेशीकरण के बाद महत्वपूर्ण बना। तो हमारे यहाँ जब अंग्रेज आए, यूरोपीय कंपनियां आई, तो हमारे यहाँ तेजी से जो है बंदरगाहों का निर्माण किया जाने लगा। इसी कारण देश में पतनों के आकार और गुणवत्ता में विविधता आई। तो हमारे यहाँ अंग्रेज सबसे पहले बंदरगाहों का उपयोग करना शुरू किया और तब जो है हमारे देश में जो है तेजी से जो है बंदरगाहों का विकास हुआ। यहाँ पर कुछ पतन ऐसे हैं, मतलब बंदरगाह ऐसे हैं जिनके पास विस्तृत प्रभाव क्षेत्र हैं। प्रभाव क्षेत्र का मतलब ये होता है जहाँ से सामान ज़्यादा लाए जाते हैं, जबकि कुछ के पास सीमित प्रभाव क्षेत्र है। वर्तमान में भारत में 13, यहाँ 12 लेकिन अब 13 प्रमुख बंदरगाह हैं और 200 से छोटे और मझोले पत्तन हैं जिसे हम राष्ट्रीय बंदरगाह कहते हैं। प्रमुख पत्तनों के संबंध में केंद्र सरकार नीतियां बनाती है। तो याद रखना बंदरगाहों से संबंधित नीतियां कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार बनाते हैं। याद रखना किसी भी राज्य में अगर बंदरगाह है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उस पर राज्य का अधिकार होगा, उस पर केंद्र का ही अधिकार होगा। उसका नियम, उसका क्रियान्वयन सब जो है केंद्र सरकार ही करती है, राज्य से उसका कोई मतलब नहीं होता है। लिखा है, तथा नियामक और क्रियाओं को निभाती है कौन?
केंद्र सरकार। छोटे पत्तनों के लिए राज्य सरकारें नीतियां बनाती है। तो जो छोटे पत्तन होते हैं, बंदरगाह होते हैं, उनके लिए राज्य सरकारें बनाती, जैसे पोरबंदर हो गया, ठीक है, जामनगर हो गया गुजरात में, वह नियामक जो है प्रक्रियाएं मतलब क्रियाएं निभाती हैं। प्रमुख पत्तन कुल यातायात के बड़े हिस्से का निपटान करती हैं, ठीक है। तो बंदरगाह हमारे यहाँ बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ये आगे बढ़ाते हैं। अंग्रेजों ने इन पत्तनों का उपयोग इनके पृष्ठ प्रदेशों के संसाधनों के अवशोषण केंद्र के रूप में किया था। तो पृष्ठभूमि, पृष्ठ प्रदेश किसे कहते हैं, आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये कि आपका कांडला बंदरगाह है, तो कांडला बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश किसे कहते हैं, तो आपका राजस्थान, दिल्ली, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र जो है पृष्ठ प्रदेश होगा किसका, तो याद रखना, जैसे राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, ये पूरा उत्तर प्रदेश आधा, और एमपी, इन सब का पूरा माल जो है कहाँ आता है, कांडला बंदरगाह की ओर आता है। तो याद रखना, इसीलिए इसको पृष्ठ प्रदेश के नाम से जानते हैं। इन सब चीजों का सामान कहाँ आता है, कांडला से ही भेजा जाता है, ठीक है। जैसे मुंबई का कहाँ है, तो मुंबई का आपका मुंबई बंदरगाह का ये है, गोवा का ये क्षेत्र है, मंगलुरु का ये क्षेत्र है, सबका अपना अपना क्षेत्र होता है, वहीं से वो सामान लाए जाते हैं, उन्हीं को हम पृष्ठ प्रदेश कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, आंतरिक प्रदेशों में रेलवे के विस्तार ने स्थानीय बाजारों को क्षेत्रीय बाजारों और क्षेत्रीय बाजारों को राष्ट्रीय बाजारों और राष्ट्रीय बाजारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की जो है सुगमता प्रदान की, मतलब सरलता प्रदान कर दी है। तो राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, क्षेत्रीय बाजार, सबको रेलवे ने जोड़ दिया है, सड़कों ने जोड़ दिया है। यह प्रवृत्ति 1947 तक बनी रही, या जो है अपेक्षा की गई थी कि देश की स्वतंत्रता इस प्रक्रम को उलट देगी, परंतु देश के विभाजन से भारत के दो अति महत्वपूर्ण पतन अलग हो गए। एक कराची पतन पाकिस्तान चला गया, और दूसरा चिटगांव पतनगाह वो पूर्वी पाकिस्तान और अब बांग्लादेश चला गया। तो हमारे दो प्रमुख पतन क्या हो गए, वो विभाजन के बाद हमारे हाथ से चले गए, तो हमें काफी नुकसान हुआ। इस क्षतिपूर्ति के लिए अनेक नए पतनों को विकसित किया गया, जैसे कि पश्चिम में कांडला बंदरगाह गुजरात में, पूर्वी में हुगली नदी पर कोलकाता के पास डायमंड हार्बर प्रमुख विकास बंदरगाहों का निर्माण किया गया। हम बड़ी हानि के बावजूद देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय पतन निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। आज भारतीय पतन जो है विशाल मात्रा में घरेलू के साथ साथ विदेशी व्यापार का निपटान कर रहे हैं। अधिकतर पतन आधुनिक अवसंरचना से लैस हैं। पहले पतनों के विकास और आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों की थी, लेकिन काम के बढ़ते जो है और इन पतनों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पतनों के समकक्ष बनाने के लिए अब जो है इन्हें प्राइवेट सेक्टरों के साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है। इनके आधुनिकीकरण के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल किया गया। तो प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से होने से आधुनिकता आती है, नई नई मशीनें आती हैं, सामान लादने के लिए जो है मशीनों का उपयोग किया जाता है। उससे क्या होता है, उससे जो है क्वालिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और याद रखना, सामान लोडिंग अपलोडिंग में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, आज भारतीय जो है पतनों को की नौ भार निपटान क्षमता जो 1951 में जो है कितनी थी, 20 मिलियन टन थी। 16 में ये 837 मिलियन टन से अधिक हो गई है। तो अब हम जो है हमारे बंदरगाहों की क्षमता क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। अपने पृष्ठ प्रदेशों के साथ कुल जो है भारतीय पतन जो है अग्लिखित है। तो कौन कौन से भारत के बंदरगाह हैं, हमें इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ना है, और उनकी जो विशेषता होगी हम सबकी चर्चा यहाँ पर एक साथ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस बंदरगाह की, तो कांडला बंदरगाह की। तो कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी में। लिखा है, बंगाल कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित कांडला पत्तन को देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग की जरूरतों को पूरा करने और मुंबई पत्तन पर दबाव को घटाने के लिए एक प्रमुख पत्तन के रूप में विकसित किया गया। किसको, कांडला को। तो कांडला बंदरगाह कहाँ है, आप गुजरात का अगर मैप है तो कांडला बंदरगाह यहाँ पे कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इस पत्तन को विशेष रूप से भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। बांडीनार में एक अपतटीय टर्मिनल विकसित किया गया ताकि कांडला बंदरगाह के दबाव को कम किया जा सके। छोटे छोटे बंदरगाह बना के क्या करते हैं, दबाव को कम कर देते हैं। पृष्ठ प्रदेश, अभी आपको मैंने दिखाया था कि सीमाओं का जो है चिन्हांकन मुश्किल होता है, क्योंकि यह क्षेत्र या सुस्थिर नहीं होता है। अधिकतर मामलों में यह पतन का पृष्ठ प्रदेश दूसरे पतन के पृष्ठ प्रदेश का अति व्यापक कर देता है। मतलब उनके जो पीछे के जो क्षेत्र होते हैं जहाँ से सामान आता है वो कहीं भी आ जा सकता है, कोई ऐसा क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया गया है, ठीक है।
हम किसी पत्तन से कहीं भी कुछ भी भेज सकते हैं। एक चीज़ आपको नहीं बताया गया, मैं आपको बता देता हूँ इसमें। जैसे कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है, ये भी याद रखना। ज्वारीय कैसे बंदरगाह है? जैसे मान लो ये आपका गुजरात का मैप है और यहाँ जो है बंदरगाह है कौन सा? कांडला। ये कांडला बंदरगाह यहाँ पे है। ये कच्छ की खाड़ी है, जब ज्वार आता है तो ज्वार का पानी इसमें प्रवेश करता है, तो उसी के साथ नाव भी चले आते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ 6 घंटे में अपलोडिंग होती है। 6 घंटे बाद जब पुनः ज्वार आते हैं तो ये सामान, जब भाटा आता है तो नदी, ये खाड़ी का पानी कहाँ भागेगा? बाहर की ओर, तो जहाज उसी के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो ज्वार के साथ जहाज अंदर जाते हैं, भाटा के साथ बाहर आ जाते हैं, तो इसलिए इसको ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। दूसरा है मुंबई। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। पत्तन मतलब बंदरगाह है। तो मुंबई पूछा जाए कैसा बंदरगाह है, तो ये प्राकृतिक बंदरगाह है और यह देश का सबसे बड़ा पत्तन है। यह जो है बंदरगाह मध्य पूर्व, भूमध्य सागरीय देशों, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप के देशों के सामान्य मार्ग के निकट स्थित है, जहां से देश के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग संचालित किया जाता है। तो दुनिया के बड़े बड़े देशों और बड़े बड़े क्षेत्रों के साथ जो व्यापार होता है वो मुंबई बंदरगाह से होता है। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। यह पत्तन 20 किलोमीटर लंबा और 100 मतलब 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें 54 गोदी मतलब प्लेटफॉर्म है और देश का विशालतम टर्मिनल है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भाग मुंबई पत्तन के पृष्ठभूमि की रचना करते हैं। तो इन सब क्षेत्रों से सामान मुंबई जाता है। मुंबई बंदरगाह पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि उस ट्रैफिक को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन बनाया गया है। इसे नवा सेवा मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए जो है इसको क्या किया गया है, दोबारा विकसित किया गया। दूसरा, ये भारत का याद रखना सबसे विकसित जो है ये मशीनीकृत बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और ये मुंबई बंदरगाह की बोझ को कम करने के लिए भी किया गया है। तो यहाँ लिखा है यह भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है। यहाँ बड़े बड़े कंटेनर होते हैं और यहाँ का जो है आधुनिक तरीके से यहाँ पर चीज़ों का लोडिंग अपलोडिंग की जाती है, ठीक है। इसके बाद है आपका मर्म गोवा बंदरगाह। ये गोवा में है और किस नदी के मुहाने पे है? जुआरी नदी बहती है गोवा में। तो जुआरी जो है नदी के जो है मुहाने पर मर्म गोवा बंदरगाह स्थित है, जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो अगर पूछा जाए कैसा बंदरगाह है, तो ये प्राकृतिक बंदरगाह है। जापान को लौह अयस्क के निर्यात का निपटान करने के लिए 1961 में जो है ये पुनः प्रतिरूपण के बाद इसका महत्व बढ़ गया। तो मर्म गोवा बंदरगाह से जापान को लोहे का निर्यात भी होता है। कोकर रेलवे ने इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश में महत्वपूर्ण विस्तार किया है। कर्नाटक, गोवा, दक्षिणी महाराष्ट्र इसकी पृष्ठभूमि की रचना करते हैं, ठीक है। फिर है न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है? ये कर्नाटक में है और जो है लौह अयस्क और जो है लौह सांद्र के निर्यात की जरूरतों को पूरा करता है। यह पत्तन भी उर्वरकों, पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्य तेलों, कॉफी, चाय, लुगदी, सूत, ग्रेनाइट और सीसा आदि का जो है निपटान करता है। पृष्ठ प्रदेश कौन सा है? तो कर्नाटक। तो कर्नाटक के क्षेत्रों से सामान यहाँ पर आता है, ठीक है। इसके बाद है आपका जो है वेम्बनाद कयाल जो है, इसे अरब सागर की रानी क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से लोकप्रिय है, ठीक है। वेम्बनाद झील है जो के मुहाने पर स्थित कोच्चि पत्तन है। तो कोच्चि पत्तन कहाँ है? ये वेम्बनाद झील पर है और ये जो है कहाँ पर है? केरल में है। यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस जो है पत्तन को स्वेज कोलंबो मार्ग के पास अवस्थित होने का लाभ प्राप्त हुआ है। तो याद रखना, जो स्वेज नहर से जहाज आते हैं कोलंबो श्रीलंका को जाते हैं, तो बीच में कोच्चि बंदरगाह होते हुए ही जाते हैं। यह केरल, दक्षिणी कर्नाटक और दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु की आवश्यकता को पूरा करता है। यहीं से सामान भेजे जाते हैं। फिर है आपका कोलकाता पत्तन, हुगली नदी के तट पर अवस्थित है। तो नदी जो हुगली है उसी पर जो है कोलकाता बंदरगाह बनाया गया है, जो कि बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल के अंदर स्थित है, काफ़ी अंदर है। मुंबई पत्तन की भांति इसका विकास भी अंग्रेजों द्वारा किया गया था। कोलकाता को ब्रिटिश भारत की राजधानी होने के प्रारंभिक लाभ प्राप्त हुए थे, ठीक है। इस पत्तन ने विशाखापट्टनम, पारादीप और उसकी अनुसर्गी जो पत्तन हल्दिया जैसे अन्य पत्तनों की ओर निर्यात के जो है दिग परिवर्तन के कारण अपनी सार्थकता काफ़ी हद तक खो चुकी है। याद रखना, ये कलकत्ता बंदरगाह का महत्व कम क्यों हो गया? क्योंकि उसकी जगह पे विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया बंदरगाह बन गए, तो उसका महत्व थोड़ा क्या हो गया? कम हो गया। आगे लिखा है कोलकाता पत्तन जो है ये हुगली नदी द्वारा लाई गई गाद की समस्या से भी जूझ रहा है। तो नदी में इतनी गाद हो जाती है कि जहाज वहां तक जा ही नहीं पाते हैं।
जो कि इसे समूह से जोड़ने का मार्ग प्रदान करती है। इसके पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्य आते हैं। इन सब के अतिरिक्त यह पत्तन हमारे भूटान और नेपाल जैसे स्थलबद्ध पड़ोसी देशों को भी सुविधाएं प्रदान करता है। तो याद रखना, जो कोलकाता बंदरगाह है ये इसका एक प्लेटफॉर्म भूटान का और एक प्लेटफॉर्म नेपाल का भी वहाँ पर है। तो भूटान और नेपाल के जो निर्यात होते हैं वो भी कोलकाता बंदरगाह से ही होता है। ठीक है, फिर है आपका हल्दिया बंदरगाह। तो हल्दिया बंदरगाह याद रखना कोई बंदरगाह बड़ा नहीं है, ये केवल उसके जो है बोझ को कम करने के लिए, कोलकाता बंदरगाह के बोझ को कम करने के लिए बनाया गया है। यह कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम पर स्थित है। इसका निर्माण कोलकाता पत्तन की जो है संकुलता को घटाने के लिए किया गया है। यह स्थूल नौभार जैसे लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद जो है उर्वरक, जूट और जूट उत्पाद, कपास, सूती धागे आदि का निपटान करता है। ठीक है, कौन? तो ये आपका हल्दिया बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो पारादीप बंदरगाह जो है ये कटक से 100 किलोमीटर दूर महानदी डेल्टा पर स्थित है। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि महानदी डेल्टा पर कौन सा बंदरगाह है, तो पारादीप बंदरगाह है। ठीक है, इसका जो है पोतासे सबसे गहरा है। पोतासे मतलब इसका जो गहराई है बंदरगाह की सबसे ज़्यादा गहरी है, जो भारी पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इसे मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के निर्यात के लिए जो है इसको विकसित किया गया। तो यहाँ से लोहा कहाँ भेजा जाता है? जापान को। इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ आते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये भी भारत का जो है गहरा बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में एक भू आबद्ध पत्तन है, मतलब ये काफ़ी अंदर में है, जिसे ठोस चट्टान और बालू को काट कर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया। जैसे मान लो ये तट है तो ये समुद्र ये है, तो यहाँ पर एक नहर द्वारा इसको काट करके और तब इसका निर्माण किया गया। किसका? विशाखापट्टनम बंदरगाह का। यह वाय पत्तन का विकास लौह अयस्क, पेट्रोलियम और सामान्य नौभार के निपटान हेतु विकसित किया गया था। इस पत्तन का मुख्य प्रमुख प्रदेश आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सामान यहाँ से निर्यात और आयात होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे जो है चेन्नई पत्तन। तो लिखा है पूर्वी तट पर स्थित यह पत्तन सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। यह एक कृत्रिम पत्तन है। याद रखना सारे प्राकृतिक पत्तन थे लेकिन ये आर्टिफिशियल है। यह क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसे जो है 1859 में बनाया गया था। तट के निकट उथले जल के कारण यह पत्तन विशाल पोतों के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गहराई कम है, इसलिए यहाँ बड़े बड़े पानी के जहाज नहीं आते हैं। ठीक है, तमिलनाडु और पुडुचेरी इसके पृष्ठ प्रदेश हैं जहाँ से सामान आता है जो है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुंबई तमिलनाडु में कई विकसित जो है एक एल्लोर पत्तन भी है। ठीक है, तो एल्लोर पत्तन कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु में है, जैसे भी यहाँ पे आपको मैंने बताया था। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। और एक आपका है तूतीकोरिन जो है बंदरगाह, ये भी कहाँ पर है? तो ये भी जो है तमिलनाडु में ही है। विकास भी चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। तो चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए एल्लोर और तूतीकोरिन को बनाया गया है। यह विभिन्न प्रकार के नौभार का निपटान करता है, जिसके अंतर्गत कोयला, नमक, खाद्य तेल जो है, चीनी, रसायन और पेट्रोलियम उत्पाद का जो है क्या करते हैं? निर्यात किया जाता है। ठीक है, आगे लिखा है हवाई अड्डे। तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो जो है वायु मार्ग द्वारा भी होता है, और हमारे देश में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी हैं। तो एयरपोर्ट हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हें लंबी दूरी वाले, उच्च मूल्य वाले और नाशवान सामानों को कम से कम समय में लाने और ले जाने के लिए जो है ये लाभदायक होता है। ठीक है, जो सामान जल्दी खराब हो सकते हैं उनके निर्यात के लिए सबसे अच्छा होता है। यह भारी और स्थूल वस्तुओं के वहन करने के लिए बहुत महंगा और अनुपयुक्त होता है, मतलब इसे हल्के सामान ही लाए और ले जाए जा सकते हैं। यही कारण है कि अंततः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महासागरीय मार्गों की तुलना में इस क्षेत्र की भागीदारी को घटा दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगे और भारी सामान नहीं ले जाए जाते हैं। देश के 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में 30 हो गए हैं, अब पहले 25 थे, अब 30 हो गए हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के अंतर्गत अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कालीकट, नागपुर, कोयम्बटूर, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, मंगलुरु, विशाखापट्टनम, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर और
कन्नूर है। ठीक है, अब तो कुशीनगर भी होगा, अयोध्या भी हो गया। ऐसे तमाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हैं जहाँ से जो है भारत के बंदर जो है आयात किया जाता है और जो है निर्यात किया जाता है। आप इससे पहले के अध्याय में वायु परिवहन के बारे में पढ़ चुके हैं। आप परिवहन पर अध्याय को देखेंगे और इसके बारे में और आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैप भी बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। ये आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं और यह देख सकते हैं ये कहाँ कहाँ से व्यापार होता है। तो सबको यहाँ पर अलग अलग दिखाया, जैसे लाहौर को, कराची को, ठीक है, यहाँ मुंबई से जो आप देख सकते हैं, बहरीन को, लंदन को, यूएई को, यूरोप को, खाड़ी देशों को, ठीक है, इसके बाद अदन को, नैरोबी को, सेशल्स को, मॉरिशस को, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं दुबई को, चेन्नई से देख सकते हैं सिडनी को, और कहाँ पर सिंगापुर को, यहाँ से श्रीलंका को, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों से व्यापार के जो आप देख सकते हैं जोड़ा गया है सबको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। ये वायु मार्ग का जो है मैप दिया गया है इसमें। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है। तो दो देशों का जो व्यापार होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है। स्थलबद्ध कौन सा है, विशाखापट्टनम है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होता है किसके द्वारा। तो सबसे ज्यादा किससे होता है, तो याद रखना समुद्रों द्वारा सबसे ज्यादा होता है। तो अधिकांश व्यापार पूछा है तो सबसे ज्यादा किससे होता है, समुद्रों के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसको आप देख लीजिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और सारी एनसीईआरटी क्लास हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।